टू आवर चैनल प्रेपअप। मैं ख्याति सिंह आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल प्रेपअप पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचडी के बारे में कि पीएचडी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। जेएनयू, डीयू, बीएचयू, जितनी भी मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पे पीएचडी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आप लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट पीएचडी बीइंग अ स्पेसिफिक स्ट्रीम बहुत मुश्किल है कि आपको एक ही जगह पे सारी डिटेल मिल जाए। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है, उसके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कितनी काम की है, कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके प्रपोजल में काम आएगी, प्रपोजल राइट कैसे करना है, प्रपोजल में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमरस क्वेश्चंस। तो ये प्लेटफॉर्म आपको उन सभी का आंसर देगा। इस वीडियो में थरली हम ये सब एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, सबसे पहली चीज जो आपसे मांगी जाएगी वो होगा एक रिसर्च प्रपोजल। तो उसके बेसिस पे बहुत निर्भर करता है, बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन उस यूनिवर्सिटी में, उस पीएचडी में होगा या नहीं। तो कैसे एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाए कि आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए कितना कारगर है, कितना इंपॉर्टेंट है, उससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिकली ओवरऑल पीएचडी का आइडिया क्या है। नॉन नेट, नेट जेआरएफ, या आपके पास कुछ भी नहीं है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने यूजीसी नेट तक क्लियर नहीं किया है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग पीएचडी, इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियोस तक हम आंसर करेंगे। फ्री गाइडेंस एंड फ्री रीडिंग मटेरियल फॉर ऑल दिस इज अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़े रहिए। कुछ भी कंटेंट होगा जो इन सब वीडियो से रिलेटेड होगा, रीडिंग मटेरियल होगा, वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हम लोगों ने ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री, यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, एमए आईआर, एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ये क्लासेस प्रॉपरली चल रही है, एब्सोल्युटली फ्री है। आप इन क्लासेस से जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। एंड इन क्लासेस से रिलेटेड जितने भी नोट्स, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज या क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो इन जीरो कॉस्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज एग्जाम्स विद द faculty that is already involved in these processes. So without further ado, let me share my screen with you and we shall start with the discussion of today's topic, which is about PhD proposal and PhD notification. कि आपके पास क्या एस्पेक्ट है, आप कैसे उसको कवर कर सकते हैं। और लॉट ऑफ यू वाज आल्सो आस्किंग ऑफ मी अबाउट कि पीएचडी के बाद हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या क्या है, तो हम लोग ये सब बातें भी उसी में डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है आज का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो कि किया है किसने, यूजीसी ने। ये नोटिफिकेशन यूजीसी ने आउट किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू आया है। इसका जो सब्जेक्ट है इसी से आपको पता चल रहा है कि किस बारे में है। इट इज अबाउट इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एंट्रेंस फॉर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू। ये 4 यूनिवर्सिटीज है जिनके लिए ऑलरेडी नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम स्टार्ट हो रहा है फॉर पीएचडी। इसमें आपका क्या रोल है, आप किस लेवल तक तैयारी कर सकते हैं, कितना डिफिकल्ट एग्जाम आएगा, हम लोग सब वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या दिया है इस नोटिफिकेशन में। उन्होंने सबसे पहले बोला है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट, जो कि 9 अगस्त से स्टार्ट हो गई है, यानी कि कल से स्टार्ट हो गई थी और चलेगी वो टिल 8 सितंबर। तो रफली 1 मंथ का टाइम है आपके पास। 1 मंथ में आपको डिसाइड करना है कि आप किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे, कौन कौन से सेंटर्स में अप्लाई करेंगे और क्या क्या उसका एग्जाम डेट रहेगा। लास्ट डेट है फी पे करने की आपके पास, दैट इज 8 सितंबर। तो 8 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, आप फी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव करेक्शन विंडो। जो करेक्शन विंडो है, कभी कभार ऐसा होता है फॉर्म भरे और करेक्शन में आपको कोई फॉर्म भरते हो गलती हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो स्टार्ट होगी फ्रॉम 9 सितंबर टिल 11 सितंबर। तो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, तो ध्यान से कोशिश कीजिएगा कि आपको करेक्शन की जरूरत ही ना पड़े, आप पहले ही गो में अपने फॉर्म को सही से भरें। हमारे साथ वीडियो में आगे तक जुड़े रहिएगा, हम आपको डिस्कस करेंगे कि पीएचडी फॉर्म में भरते वक्त आपको कुछ स्पेशल चीजों का ध्यान देना पड़ता है, वो क्या है हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे
डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड, उसके बाद आपको ये सब चीजें बता दी जाएंगी कब एग्जाम होगा। एग्जाम 3 घंटे का होगा, ये यहाँ पे नोट करने की जरूरत है, क्योंकि तीनों एग्जाम का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, स्पेशली फॉर DU, JNU एंड BHU। कोशिश कीजिएगा कि आप सबके पैटर्न को समझें और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको समझें। तो ये तो एक जनरल नोटिफिकेशन थी, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं उस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो आपके सामने यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब हम मेन बात कर लेते हैं आराम से कि कैसे आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए जब आप किसी भी सेंटर यूनिवर्सिटी का PhD फॉर्म भरने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे 2 मेजर यूनिवर्सिटीज के बारे में, जिनका नाम है JNU एंड DU। ऑफ कोर्स आप सभी लोग एस्पायर करते हैं कि आप देश की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़े, और ये आपका हक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि उनका क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप वहां पे बेस्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हम लोगों के सामने है 2 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन। सबसे पहले DU, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड देन यू हैव JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्पेशली जाना जाता है अपने PhD कोर्सेज के लिए, क्योंकि PhD बहुत ज्यादा नंबर पे JNU से होती है। मी माई सेल्फ, आई एम अ PhD स्कॉलर इन JNU। मेरा ग्रेजुएशन DU से था, मेरी मास्टर्स एंड मेरा PhD दोनों JNU से है। सो आई कैन टेल यू द रिलेटिव डिफरेंस कि DU बैचलर्स के लिए बेस्ट है, बट विद टाइम एज यू एडवांस इन योर एजुकेशन करियर, इट इज गुड दैट आप पहली नंबर, देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी JNU को फोकस रखें, एंड उसके बाद आपके सेकेंडरी प्रायोरिटी एट एनी गिवन डे शुड बी DU। DU भी इक्वली गुड यूनिवर्सिटी है फॉर PhD। अब हम जान लेते हैं दोनों के फॉर्म में डिफरेंस क्या होगा, क्या क्या आपको उसमें भरना है। सिमिलैरिटीज की बात करें तो दोनों ही में आप 3-3 फॉर्म भर सकते हैं। 3-3 फॉर्म मीन्स 3 एग्जाम्स के लिए, या 3 सेंटर्स जिन्हें आप बोलते हैं। सेंटर इन द सेंस, DU में आपको फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस में 3 सेंटर मिलेंगे, सेंटर फॉर पॉलिटिकल साइंस, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज एंड सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज। तो आप ये तीनों पॉल साइंस से रिलेटेड हैं, इन तीनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। Whereas if JNU is concerned, there are more than 12 centers when it comes to Pol Science alone. For example, Center for Comparative Politics, Center for South Asian Studies, Center for West Asian Studies, Center for Latin American Studies, Center for Canadian Studies, US Studies. So numerous centers are there. तो आपको डिसाइड करना है व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आप किस में आगे रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये डिसाइड कर लेना है। लेकिन हर बार क्या होता है, आप एक गलती कर देते हैं, आप बिना डेट जाने फॉर्म भर देते हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरें तो आप देख लें कि कोई भी 2 एग्जाम्स, स्पेशली इन केस ऑफ JNU, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सपोज सेंटर A एंड B के लिए अप्लाई किया और उन दोनों का एग्जाम सेम डेट एंड सेम टाइम पर है। ऑल्दो NTA कोशिश करता है कि ये रिपीटिशन ना हो, क्योंकि वो जानता है बहुत से बच्चे सेम अलग अलग सेंटर्स के लिए अप्लाई करते हैं। बट जैसे कि लास्ट टाइम साउथ एशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, एंड इंडो पैसिफिक वो भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, इन दोनों का एग्जाम सेम डेट एंड सेम टाइम पे था। तो अल्टीमेटली जो उन्होंने फॉर्म दोनों के लिए भरा, उनको चूज करना पड़ गया कि हम कौन सा एग्जाम दें। तो कोशिश कीजिएगा पहले से अवेयर रहें, ये सब डेट्स वो आउट कर देते हैं फॉर्म भरने के पहले ही, कि कौन कौन से डेट पे कौन कौन से एग्जाम एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है, तो आपकी डेट्स क्लैश ना करें। उसके बाद अब बात आती है DU में, तो देयर इज नो प्रेफरेंस सिस्टम, आपको जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे, यू विल बी एबल टू सेलेक्ट दैट फील्ड। JNU में एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस सिस्टम या प्रायोरिटी सिस्टम। जब आप फॉर्म भरेंगे JNU का, तो वो आपसे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 पूछेंगे। आप नंबर 1 पे क्या प्रायोरिटी चाहते हैं, नंबर 2 पे कौन सा सेंटर चाहते हैं, नंबर 3 पे कौन सा सेंटर चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज मैंने फर्स्ट में ले लिया साउथ एशिया, सेकेंड में मैंने ले लिया रशिया, एंड थर्ड में मैंने ले लिया अफ्रीका, कि मैंने अफ्रीकन सेंटर, साउथ एशियन सेंटर एंड रशियन सेंटर में अप्लाई किया।
और मैंने ये तीनों सेंटर्स क्वालिफाई कर लिए, मैं इन तीनों के लिए अब एलिजिबल हूं, मैंने इन तीनों का एंट्रेंस को क्लियर कर लिया। बट अब मेरा मन है कि मैं अफ्रीकन सेंटर में जाऊं, क्योंकि मैंने क्वालिफाई तो तीनों में कर लिया, लेकिन आपको ये सेंटर नहीं मिलेगा, रशियन सेंटर नहीं मिलेगा। जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी आपको वही मिलेगा। इनकेस अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस साउथ एशिया थी और आपने वो क्वालिफाई नहीं किया, बट आपने अपनी सेकंड प्रेफरेंस रशिया क्वालिफाई कर लिया, तो आपको रशियन सेंटर मिलेगा। अगर आपने रशिया भी क्वालिफाई नहीं किया और आपकी थर्ड प्रेफरेंस थी अफ्रीका और आपने वो क्वालिफाई कर लिया, तो यू विल गेट एडमिशन इनटू अफ्रीकन सेंटर। तो जब भी आप जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरे, मेक श्योर आप अपने माइंड में क्लियर है। आपने जेएनयू का ई प्रोस्पेक्टस आता है जेएनयू का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको चेक कर सकते हैं। ये ई प्रोस्पेक्टस क्या है? ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने बता रखा है कि इन सभी सेंटर्स का क्या सिलेबस रहेगा, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि पीएचडी में आप जानते हैं द सीट्स डिपेंड ऑन द फैकल्टी के कितने लोग हैं, कितने प्रोफेसर हैं, उनके अंडर कितनी सीट अभी वेकेंट है, तो हमेशा सीट चेंज होती है। तो आप ये ई प्रोस्पेक्टस हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आप पता लगा सकते हैं कौन से सेंटर में कितनी सीट है, आपके लिए कौन सा बेस्ट सेंटर रहेगा, और आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही फॉर्म फिलिंग की बात। अब आती है फॉर्म फिलिंग में एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिसको बहुत से लोग जिस चीज के लिए डरते हैं कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। दिस इज अबाउट रिसर्च प्रपोजल, जो आपको पीएचडी फॉर्म भरते वक्त अपलोड करना पड़ता है। तो क्या जेएनयू और डीयू में साथ में रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना पड़ता है? लेट्स सी क्या क्राइटेरिया है व्हेन इट कम्स टू जेएनयू एंड डीयू। जब आप डीयू का फॉर्म भर रहे हैं, तो उस फॉर्म में ही यू विल सी कि आपसे उन्होंने मल्टीपल क्वेश्चन पूछे होते हैं। वन इज अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी, वन इज अबाउट रेफरेंसेस, कि आप कौन कौन से रेफरेंसेस यूज करे हैं, आगे यूज करना चाहते हैं अपने काम में, आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, और आपका प्रपोजल क्या है। तो ये सब चीजें आपको डायरेक्टली जब आप डीयू का फॉर्म फिल करेंगे उसमें पूछ ली जाएंगी। लेकिन जब जेएनयू को फॉर्म फिल करेंगे आप, तो उसमें ये सब चीजें इनिशियली नहीं पूछी जाती। आपसे सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्म भरवाया जाएगा और जिसके बेस पे आपका एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट होगा। आपको इस फॉर्म में कभी भी कहीं भी रिसर्च प्रपोजल के लिए नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट अप, जब आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे या इसका रिजल्ट आ जाएगा, सपोज आप डीयू के लिए सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, देर इज नो मेरिट लिस्ट। ड्यू में कोई भी पीएचडी के लिए मेरिट लिस्ट नहीं बनती, आपको जस्ट मिनिमम मार्क्स लाने हैं एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। वेयर एज आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे जब हम बात करते हैं जेएनयू की। जेएनयू में आपको मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप जेएनयू में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक मेरिट लिस्ट बनती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव स्कोर्ड दैट मार्क्स, जिसने जितने मार्क्स स्कोर करे हैं। तो आउट ऑफ 100 एक मेरिट लिस्ट बनेगी। तो सपोज आपके मार्क्स है 72 और आप क्वालिफाई कर गए हैं इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आपको फाइनली प्रपोजल मांगा जाएगा। आपको बोला जाएगा कि अब आपका इंटरव्यू कॉल आ गया है, अब आप प्रपोजल अपलोड कीजिए। प्रपोजल के साथ एक एलओआर मांगते हैं जिसे बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किए हैं, आप वहां के किसी भी प्रोफेसर से या आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट से काम किए हैं, उनकी किसी भी प्रोफेशनल पर्सन से एक एलओआर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या डिटेल्स जाएंगी वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपको ये जानना जरूरी है कि आपको एक एलओआर चाहिए होगा जेएनयू के लिए और आपको यहाँ पे वो अपलोड कर देना है। उसके बाद इस 100% जो आपको मार्क्स मिले थे, जो 100 में से मार्क्स मिले थे, इसकी जो वैल्यू है वो रह जाएगी 70%, प्लस आपका जो इंटरव्यू है वो होगा 30 मार्क्स का। इन दोनों को मिला के आपका फाइनल लिस्ट तैयार होगा और आपका अगर नाम इस फाइनल लिस्ट में आता है, ओनली देन आपका सिलेक्शन जेएनयू में होगा। उसके बाद अगर हम डीयू की बात कर लें, आपको बेसिकली सिर्फ मेरिट क्वालिफाई करना है और इसका इंटरव्यू प्रॉपर 100 मार्क्स का होगा। तो जैसे कि आपने देखा जेएनयू की कितनी वेटेज है इंटरव्यू की, ओनली 30 मार्क्स, बट डीयू के इंटरव्यू की वेटेज कितनी है, प्रॉपर 100 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू थोड़ा ज्यादा रिगरस होता है, उसका मैकेनिज्म अलग है, उसकी तैयारी आपको अलग से करनी है। और जेएनयू के लिए थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर है, पर्सपेक्टिव है, जो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे।
ये तो हो गई एक लार्जर फॉर्म फिलिंग की बात और क्राइटेरिया के बाद। इसके बाद एक और बात, अगर आपके पास यूजीसी नेट जेआरएफ है तो उससे क्या डिफरेंस पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है, तो ड्यू में और जेएनयू में आपके लिए क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं या नहीं है। ड्यू में क्या है, आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज आपने ऑलरेडी नेट क्लियर कर रखा है, उनको सिर्फ मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया चाहिए था। तो थ्रू नेट, अगर आपके पास यूजीसी नेट है तो आप ऑलरेडी एलिजिबल है ड्यू के इंटरव्यू में जाने के लिए। बट जेएनयू में आपको ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास नेट है, आपको तब भी जो उसका एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए अपियर करना पड़ेगा। देन बात कर लेते हैं जेआरएफ की। अगर आपके पास जेआरएफ है तो सेम आपको ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम में, आई रिमाइंड यू अगेन कि एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठना है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू मिलेगा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में एंट्री मिल जाएगी। जेएनयू में क्या है, अगर आप सपोज साउथ एशिया में अप्लाई करते हैं, लेकिन साउथ एशिया में देयर इज नो सीट टू जेआरएफ, जेआरएफ के लिए कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल सीट्स आती है और वो साउथ एशियन सेंटर में नहीं आई है, तो आपको अगेन एंट्रेंस देना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज में जेआरएफ से सीट आई है, स्पेशल सीट्स निकाली गई है, सपोज 10 में से वो 5 सीट उन्हीं बच्चों के लिए रिजर्व है जो जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू का बेनिफिट है। तो आपका वो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा विच इज आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो फिर वो इंटरव्यू जो आप जेआरएफ के थ्रू देंगे दैट इज आउट ऑफ 100 मार्क्स इन केस ऑफ जेएनयू। ड्यू में तो एनीवेज कोई भी इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स से होगा, चाहे आप नेट के थ्रू आए, चाहे आप एग्जाम के थ्रू आए, चाहे आप जेआरएफ के थ्रू आए, आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। जेएनयू में बट आपका इंटरव्यू कैसे मैटर करता है, जेएनयू में आपका इंटरव्यू चेंज हो जाएगा अगर आप किसके थ्रू आए हैं, जेआरएफ के थ्रू आए हैं तो आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। आप एग्जाम के थ्रू आए हैं तो आपका इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का प्लस 70% स्कोर ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम, ये आपका मेरिट बनाएंगे। तो आप इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा, इस डिस्टिंग्विशन को ध्यान रखिएगा। और जब आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपका प्रपोजल। इस प्रपोजल पे हम एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो यही है, प्रपोजल क्या है, कैसे होगा, पीएचडी इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से बेस्ट सोर्सेज है जिनसे आप तैयारी करें। नेक्स्ट इज एक एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। और कभी कभार एक्स्ट्रा में आपसे मांग लेते हैं कि अगर आपने कोई आर्टिकल प्रीवियसली पब्लिश किया है, तो सपोज आप एकेडमिक्स में रहे हैं, मास्टर्स में या बैचलर्स में, आपने कोई आर्टिकल या कुछ भी पब्लिश किया है पेपर, तो उसका भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट क्या आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे इस पेपर का, इस एलओआर का ज्यादा फर्क पड़ता है, येस और नो? आई वुड टेल यू इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर कि आपका एलओआर कैसा है, आपने कितने आर्टिकल लिखे हैं, मेन थिंग इज योर प्रपोजल प्लस आप इंटरव्यू में कैसे आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस को, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका क्या रिप्लाई देना चाहिए, कैसे आपको उससे डील करना है, इसके लिए हम आराम से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज अ ओवरव्यू कि कैसे आप पीएचडी के लिए अभी से अपने आप को प्रेप अप कर सकते हैं। सो दिस वाज द लार्जर पिक्चर अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि पीएचडी का अगर आप एडमिशन ले लें कि आगे का प्रोसेस क्या है। बहुत लोग क्यूरियस होते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, हम टाइम डेडिकेट नहीं कर पाएंगे। पीएचडी का टेन्योर फॉर मेन इज 4+1, फॉर विमेन इज 4+2, कि आपको इतने साल में ये पीएचडी कंप्लीट करनी है। 4 ईयर में कर ले, 4 साल में कर ले, गुड इनफ। +1 इज एन एक्सटेंशन ईयर, आपका किसी वजह से उन 4 साल में पीएचडी नहीं खत्म हो पा रहा है तो आपको +1 एक्सटेंशन मिलेगा। लाइकवाइज आप अगर एक लड़की है तो 4 साल में खत्म कर ले, गुड इनफ, अदरवाइज अप टू 2 ईयर्स आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। देन ये ईयर्स कैसे डिवाइडेड होते हैं, इन द फर्स्ट ईयर आपको क्या करना होता है, 2 सेमेस्टर्स यू हैव टू कवर कोर्स वर्क, जो एक प्रॉपर बेसिक कोर्स वर्क होता है जिसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, फील्ड वर्क और आपकी सब्जेक्ट एरिया की नॉलेज दी जाती है कि कैसे आप एक प्रपोजल डिजाइन करेंगे, कैसे आप पीएचडी लिखेंगे। इस पूरे 1 साल में आप उस चीज पे काम करते हैं। देन कम्स द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर अगेन 6 मंथ में डिवाइडेड है। इस पूरे टाइम में आपको क्या करना है, अपना सिनॉप्सिस
पर काम करना है। सिनॉप्सिस इज बेसिकली कि आप आगे पीएचडी किस प्रपोजल पे करने वाले हैं, एन एक्सटेंशन ऑफ योर प्रपोजल, उसकी डिटेल। तो आप इस 6 to +6 मंथ में इस चीज पे अच्छे से काम करते हैं, एंड देन रेस्ट 2 years आपको प्रॉपरली अपना पीएचडी डिसर्टेशन लिखना है। तो दिस इज द लार्जर प्लान। तो आपको कैंपस में आपको क्लासेस से ये शुरू के 1 साल, ये जो 2 सेमेस्टर है, इसको डेडिकेट करना है फॉर क्लासेस। रेस्ट ऑल यू डो नॉट हैव टू कम फॉर क्लासेस, कोई क्लासेस नहीं होती है। आपको बस अपने सुपरवाइजर, अपने गाइड से मिलना है और अपने पीएचडी, अपने डिसर्टेशन पे काम करना है। तो दिस इज द ओवरऑल मैप फॉर पीएचडी। लास्टली अब थोड़ा सा हम वीडियो के एंड में करियर के बारे में भी बात करेंगे कि सपोज आप पीएचडी कर लेते हैं, क्या करियर ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले तो आपको पता ही है, थ्रू पीएचडी आप ऑफ कोर्स प्रोफेसरशिप में जाना चाहेंगे या प्रोफेसर बनना चाहेंगे, दैट इज अ डायरेक्ट पाथ। उसके बाद आप कौन कौन सी अलग फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फील्ड दैट यू कैन एक्सेस इज अ थिंक टैंक। आपको पता है एज इंडिया ग्रोज, वैसे ही हमारे थिंक टैंक्स ग्रो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, स्ट्रैटेजीज डिसाइड करवाते हैं। तो आप इसमें थिंक टैंक्स में रिसर्चर की पोस्ट से जुड़ सकते हैं। देन यू हैव पॉलिसी एनालिसिस फर्म्स, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को एनालाइज करती है, उनको फीडबैक देती हैं, ऐसी फर्म्स होती हैं। देन यू हैव सिक्योरिटी रिस्क एनालिसिस जॉब्स, जो कि प्रॉपरली प्राइवेट सेक्टर जॉब हैं, उसमें मल्टीपल एमएनसीज इन्वॉल्व हैं, उनका रिस्क एनालिसिस का काम होता है बेस्ड ऑन देयर क्राइटेरिया, एंड दे हैव अ वेरी नाइस ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर इट। देन यू हैव अ प्रॉपर एकेडमिक करियर है कि आप प्रॉपर अपनी फील्ड में एक रिनाउंड एकेडमिशियन बन जाएं। यू प्रेफर फ्रीलांसिंग, रिसर्च वर्क, पब्लिशिंग वर्क, दैट कैन ऑल्सो बी डन। आप चाहें तो किसी भी न्यूज़पेपर या जर्नलिस्ट टीम के साथ एज अ रिसर्च एकेडमिक रिसोर्स पर्सन जुड़ सकते हैं, आप उनके लिए रिसर्च का फर्म का काम कर सकते हैं। एंड लास्टली आप उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी पीएचडी वर्क को लेके आगे अपने थीसिस को एडवांस कर सकते हैं, एस्टैब्लिश वर्क को चैलेंज कर सकते हैं, पोस्ट डॉक के लिए जा सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग यू हैव। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, आप कैसे कैसे उसको एडवांस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उसको यूज कर रहे हैं, किस किस जगहों पर। So there is a range of issues, range of things you can work as a PhD scholar, and the experience will enrich you throughout. तो अभी के लिए हम, आई गेस दिस वाज द लार्जर आइडिया कि पीएचडी होता क्या है, पीएचडी के बारे में आपको जो जो बातें पता होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हम लार्जली वो सब कवर करें। आगे वाली वीडियोस में हम लोग क्या कवर करेंगे अब वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर आपको कोई डाउट है या आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में कवर करें, प्लीज अभी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम लोग आगे कवर करेंगे। बिकॉज द नेक्स्ट वीडियोस, द कमिंग ऑफ वीडियोस, दे विल स्टार्ट कवरिंग एस्पेक्ट्स लाइक नंबर 1 कि आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, रिसर्च प्रपोजल के क्या मायने हैं, कैसे उसको डिफेंड किया जाता है। देन रिसर्च एथिक्स, देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिसर्च एथिक्स, उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। देन इंटरव्यू के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें, क्या आप तैयारी कर सकते हैं जब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, जो आपका फाउंडेशन होना चाहिए, वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके लिए हम प्रॉपर एक फ्री कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से अपने चैनल पर। तो आप उसके लिए फ्री क्लासेस प्लस नोट्स आपको दोनों मिलेंगे, नोट्स ताकि आप रिवाइज कर सकें, आप अपने नोट्स के थ्रू उसको बार बार रिवीजन में यूज ला सकें, एंड एमसीक्यूज, ये हम आपको फ्रीली अवेलेबल कराएंगे हमारे यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड लार्जली आपको कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग पीएचडी, वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आई गेस दिस वाज इट अबाउट टुडे। आई होप आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे आपको कोई भी रिक्वेस्ट हो, आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक, सब्जेक्ट, एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेशन में। वी विल ब्रिंग यू द इंफॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज फॉर दैट particular subject. Till then, I would request you to just follow us on our Telegram channel with the name PrepUp, and on our Instagram channel with the name PrepUp with us, us में SS। हम लोगों से जुड़े रहें, बने रहें, और हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हेल्प करेंगे कि कैसे
आपको इस चीज में हम एडवांटेज दे सकते हैं। यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ आर नॉलेज, आर प्रिविलेज, जो हम लोगों को फायदा मिला जेएनयू में पढ़कर, तो इट्स गुड कि हम वो आप तक पहुंचा पाए। थैंक you so much for joining us today on PrepUp. See you on the next one. Bring you a lot more content on PhD, UGC NET, MA, and BA. Thank you so much. See you on the next one. Stay tuned.